नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही खास चैनल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ सच्ची कहानियों को समर्पित है। यहां आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि वो घटनाएं मिलेंगी जो वास्तव में हुई हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी वो कहानियां जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, वो व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, और वो घटनाएं जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हर कहानी गहरी रिसर्च के साथ तैयार की जाती है ताकि आपको सच्चाई का एहसास हो सके। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी शक्तिशाली होती है। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और आपके नजरिए को बदल देंगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ अंसारी नाम का एक युवा पत्रकार उत्तर प्रदेश के एक सुनसान और अधूरे पड़े भीमरामपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचता है, जहां रात होते ही जमीन के नीचे से "हम नीचे हैं" जैसी फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं और ठक ठक की आवाज ध्वनि ऐसे गूंजती है जैसे कोई मिट्टी के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो हिम्मत करके वहीं रात बिताता है तो आधी रात को जमीन कांपती है और उसके पैरों के नीचे से मिट्टी धंसने लगती है। सुबह गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि 15 साल पहले उसी जगह सुरंग निर्माण के दौरान 11 मजदूर इतना दफन हो गए थे और सरकार ने मामला यहीं पर दबा दिया था। सच्चाई उजागर करने के जुनून में वो खुदाई शुरू करता है और उसे जमीन के नीचे एक सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा मिलता है जो एक अंधेरा सुरंग की ओर जाता है। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरता है तो दीवारों पर नाखून के निशान और बचाव जैसे शब्द दिखाई देते हैं। अचानक उसके कमरे में मिट्टी से बनी धुंधली आकृति कैद होती है जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी। सुरंग के अंत में से 11 कंकाल एक साथ मिलते हैं, लेकिन उसके साथ दीवार की ओर नहीं बल्कि जमीन की ओर फैले होते हैं, जैसे वे किसी और गहरी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। तभी जमीन फटती है और नीचे से एक ऐसी गहरी दरार खुलती है जिसमें एक लंबा काला भयानक साया लाल आंखों के साथ मिलता हुआ दिखता है, जो इंसान नहीं बल्कि किसी अज्ञात अंधेरे जीव जैसा प्रतीत होता है। सुरंग टूटने लगती है और आरिफ भागने की कोशिश करता है तो एक कंकाल उसका हाथ पकड़कर जैसे उसे ऊपर की ओर धक्का देता है, मानो वो उसे बचा रहा हो। किसी तरह वो बाहर निकल आता है, लेकिन पूरा स्टेशन धराशायी हो जाता है और अगली सुबह वहाँ एक विशाल गड्ढा बन जाता है। सरकार उस क्षेत्र को सील कर देती है, पर आरिफ के कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में साफ दिखता है कि जब वो भाग रहा था तब उसके पीछे केवल नहीं बल्कि 2 साए थे, एक जो जमीन के नीचे से निकला था और दूसरा जो चुपचाप उसके साथ ऊपर आ गया था। और अब हर रात उसके कमरे की फर्श हल्की कांपती है, रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और वही आवाज़ गूंजती है, "नीचे मत देखो, वो ऊपर है"। जैसे अब वो अंधेरा साया अब उसके घर, उसकी छाया और शायद उसकी आत्मा के भीतर बस चुका है और इंतज़ार कर रहा हो उस पल का जब कोई और ज़मीन की ओर झुके और नीचे झांकने की गलती कर बैठे। तब आरिफ ने सोचा था कि उस रात के बाद सामान्य ज़िंदगी जी पाएगा, लेकिन जिस दिन से भीमरामपुर हॉल्ट की ज़मीन धंसी थी उसी दिन से उसके घर की फर्श हर रात ठीक 3:17 पर हल्की कांपने लगती है और दीवारों के अंदर से धीमी खरोंचने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई ईंटों के पीछे रेंग रहा हो। पहले उसने इसे वहम समझा, लेकिन एक रात उसका रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसने उसकी अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड हुई जो कह रही थी कि वो यहाँ है, मैंने अंदर आने दिया, जबकि वो उस समय सो रहा था। अगली सुबह उसने अपने पैरों के नीचे काली मिट्टी जमी देखी, उसके घर में कहीं भी नहीं थी और उसी मिट्टी में गहरे लंबे इंसानी नहीं बल्कि किसी और तरह के पंजों के निशान बने थे जो उसके बिस्तर तक जाते थे और वही खत्म हो जाते थे। डर के बावजूद उसने कैमरे हर कमरे में लगा दिए, पर फुटेज में हर रात 3:17 पर स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए काली हो जाती और जब वीडियो लौटती तो फर्श पर दरारें थोड़ी और बढ़ चुकी होती थी, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। एक रात उसने हिम्मत करके उस दरार को कान लगाया तो अंदर से वही गहरी फुसफुसाहट आई, "हम नहीं, वो भूखा है"। और उसी पल फर्श अचानक धंस गई और
आरिफ आधा शरीर लेकर नीचे लटक गया, जहां अंधेरे में वही लाल आंखें चमक रही थी। लेकिन इस बार वो साया अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे सैकड़ों धुंधली आकृतियां थीं जो मिट्टी में फंसी आत्माओं जैसी लग रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि भीमरामपुर की सुरंग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उस जमीन के नीचे एक बहुत पुराना, बहुत गहरा खोखलापन था, जिसे किसी ने कभी सील कर दिया था और स्टेशन बनाते समय गलती से फिर खोल दिया गया। वो किसी तरह खुद को ऊपर खींच लाया और अगले दिन उस जगह कंक्रीट भरवा दिया। लेकिन उसी रात शहर के अलग अलग हिस्सों में जमीन धंसने की खबरें आने लगी, जैसे ही वो अंधेरा अब एक जगह नहीं बल्कि फैल चुका हो। आरिफ को समझ आया कि वो साया उसके साथ इसलिए आया क्योंकि उसने रास्ता खोल दिया था, और अब वो रास्ता उसके जरिए शहर तक फैल रहा था। आखिरी बार उसने लाइव वीडियो चालू किया और सच बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कहा, अगर आप ये देख रहे हैं तो जमीन से दूर रहें, उसके पीछे दीवार फट गई और काली मिट्टी का सैलाब कमरे में भर गया। कैमरा गिरा और आखिरी फ्रेम में वही लाल आंखें बहुत पास दिखीं, और एक धीमी आवाज आई, जब ऊपर और नीचे में फर्क नहीं रहा। और अगले दिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो कमरा पूरी तरह खाली था। फर्श सपाट थी, कोई दरार नहीं, कोई मिट्टी नहीं थी, बस उसके रिकॉर्डर में एक नई रिकॉर्डिंग थी जिसमें सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थी। अब अगला कौन नीचे देखेगा। आरिफ के गायब होने के बाद शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई, क्योंकि जिन घरों में रात 3:17 पर हल्का कंपन महसूस होता था, वहां लोगों के मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चले जाते थे, और हर रिकॉर्डिंग में मिट्टी के अंदर से आती सामूहिक फुसफुसाहट सुनाई देती। रास्ता खुल चुका था, और कुछ ही दिनों में कई जगहों की सड़कों पर बिना किसी कारण लंबी दरारें पड़ने लगीं, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल जेल पाल रहा हो। इसी बीच आरिफ का दोस्त और टेक्निकल एक्सपर्ट नदीम उसके पुराने लैपटॉप को खोलता है और उसमें एक ऑटो शेड्यूल फाइल मिलती है जो आरिफ ने गायब होने से कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो घबराई आवाज में कह रहा था कि साया किसी शरीर में नहीं बल्कि परछाई में प्रवेश करता है, और जो भी इंसान अंधेरे में अपनी ही छाया को ज्यादा देर तक देखेगा वो उसके अंदर दरवाज़ा बना देगा। नदीम ये सुनकर डर जाता है, लेकिन उसी रात बिजली चली जाती है और मोमबत्ती की रोशनी में उसकी अपनी परछाई दीवार पर असामान्य रूप से लंबी होने लगती है और धीरे धीरे उससे अलग होकर हिलती, जबकि उसका शरीर स्थिर खड़ा रहता। तभी परछाई का सिर मुड़कर उसकी ओर देखता है और वही लाल चमकती आंखें उभर आती हैं। अगले दिन शहर में कई लोग ये कहते पाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी छाया को उनसे अलग खड़ा देखा। कुछ लोग अचानक लापता हो जाते हैं और जिनके कमरे मिलते नहीं, वहाँ फर्श बिल्कुल सही होती है, लेकिन दीवारों पर काली मिट्टी से लिखा होता है, ऊपर आना आसान है, वापस जाना मुश्किल। कुछ हफ्तों बाद शहर के नीचे पुराने नक्शों में एक अजीब सुरंगों का जाल खोला जाता है जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, और ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर सदियों से मौजूद था। एक दिन अचानक पूरे शहर में एक साथ 3:17 पर हल्का भूकंप जैसा झटका आता है और हर इमारत छाया कुछ सेकंड के लिए जमीन से अलग होकर हवा में तैरती दिखाई देती है। लोग चीखते हैं, उन्हें उन छायाओं के भीतर मानवीय आकार नहीं बल्कि विकृत लंबे रेंगते साए दिखते हैं, और उसी अंधेरे क्षण में एक परिचित आवाज पूरे शहर में गूंजती है, जो ना आसमान से आती है ना धरती से, बल्कि दीवार, हर फर्श और हर इंसान की अपनी छाया के अंदर से आती है। आरिफ अब नीचे नहीं है, दरवाजा बन चुका है, और ठीक उसी पल कई लोगों की परछाई उनके पैरों से अलग होकर दरारों की तरफ खिसकने लगती है, जैसे कोई अदृश्य गहराई उन्हें खींच रही हो। शहर के सीसीटीवी फुटेज में आखिरी दृश्य यही दर्द होता है कि सैकड़ों परछाइयां सड़कों की दीवारों पर दरारों में उतरती जाती रहती हैं, और उनके पीछे खड़े लोग अचानक बिना छाया के रह जाते हैं। और उसके बाद से जब भी कोई व्यक्ति धूप में खड़ा होता है तो
कभी कभी उसकी परछाई 1 सेकंड के लिए देर से हिलती है, जैसे वो अब पूरी तरह उसकी नहीं है ही और शायद इंतजार कर रही है उसी रात जब 3:17 फिर आएगा और ऊपर और नीचे के बीच बची आखिरी पतली रेखा भी टूट जाएगी। शहर में छायाओं के अलग होने की घटनाएं के बाद वैज्ञानिकों ने इसे सामूहिक भ्रम कहा, लेकिन जिस रात पूरा शहर 3:17 पर अंधेरे में डूबा और हर इंसान परछाई उससे आधा कदम पीछे रुक गई, उसी क्षण सच सामने आ गया। क्योंकि आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी रोशनी गायब हो गई और जमीन के नीचे से वही पुरानी गूंज उठी, दरवाजा बंद करो। तभी नदीम ने आरिफ की आखिरी बची फाइल खोली, जिसमें एक नक्शा था और उसमें साफ लिखा था कि भीमरामपुर हॉल्ट की सुरंग असल में किसी प्राचीन बंद दरार पर बनी थी, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने बलि देकर सील किया था ताकि नीचे की सत्ता ऊपर न आ सके। लेकिन निर्माण कार्य ने उसे सील को तोड़ दिया और आरिफ ने उसे पूरी तरह खोल दिया। फाइल के अंत में आरिफ की आवाज़ थी, जो अब सामान्य नहीं बल्कि गहरी और दोहरी लग रही थी। अगर मैं सुन पा रहा हूँ तो समझो मैं अभी पूरी तरह उनका नहीं हुआ। जिस जगह दरार पहली बार खुली थी वहीं आखिरी मुहर लगानी होगी, एक को नीचे लौटना होगा ताकि बाकी ऊपर रह सकें। नदीम सब समझ गया और वो उस पुराने गड्ढे वाली जगह पहुंचा जहां अब एक सरकारी दीवार खड़ी थी। उसने किसी तरह अंदर घुसकर जमीन पर वही चिन्ह बनाया जो नक्शे में था और जैसे ही घड़ी में 3:17 बजाए पूरी जमीन कांप उठी और शहर की सारी परछाइयां एक साथ उस दिशा में दिखने लगी। आसमान लाल हो गया और दरार फिर खुली। अंदर वही अनगिनत साए थे जो उनके बीच आरिफ खड़ा था, आधा इंसान आधा अंधेरा। आंखी लाल में पहचान की आखिरी झिलमिलाहट थी। उसने धीमे से कहा, जल्दी। और नदीम समझ गया कि मुहर तभी लगेगी जब दरार के अंदर कोई जीवित इंसान खड़ा होगा। वो एक पल को कांपा, लेकिन फिर खुद दरार के किनारे जा खड़ा हुआ और जमीन के नीचे उतर गया। उसी क्षण आरिफ ने ऊपर छलांग लगाई और बाहर गिर पड़ा, जबकि नीचे से भयानक चीख उठी। दरार बंद होने लगी, साए चीखते हुए पीछे हटे और लाल आंखों की वो विशाल सत्ता आखिरी बार गरजी। लेकिन मुहर पूरी होते ही सब शांत हो गया। शहर में रोशनी लौट आई, लोगों की परछाइयां फिर उनके पैरों से जुड़ गई और कंपन हमेशा के लिए रुक गया। अगली सुबह सरकार ने उस जगह को पक्का कर दिया और इस बार नीचे से कोई आवाज नहीं आई। आरिफ जिंदा था, लेकिन उसकी परछाई कभी वापस नहीं लौटी और जब भी वो धूप में खड़ा होता तो उसके पैरों के पास खाली जमीन दिखती थी। उसने पत्रकारिता छोड़ दी और गुमनाम जिंदगी जीने लगा, क्योंकि वो जानता था कि दरार बंद हो चुकी है, साया लौट चुका है और जो कीमत देनी थी वो चुका दी गई है। और उसके बाद से शहर में 3:17 पर कभी कोई कंपन नहीं हुआ, क्योंकि कोई फुसफुसाहट नहीं आई, कोई दरार नहीं पड़ी और जमीन के नीचे जो भी था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। और इस बार सचमुच कहानी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये टाइम गेट स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मिलती है मुझे ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाने की एनर्जी।